दोस्तों, दुनिया भर में गरीबी एक गंभीर समस्या है, या कह लीजिए कि सबसे बड़ी समस्या है। और गरीबी कोई एक अकेली समस्या नहीं, बल्कि ये अपने आप में समस्याओं का एक विशाल पेड़ है जिससे कई सारी शाखाएं निकलती है। भुखमरी, कुपोषण, शिक्षा का अभाव, खराब स्वास्थ्य और बेघर होना जैसी तमाम समस्याओं की जड़ गरीबी ही तो है। जो देश गरीबी के इस जंजाल से छुटकारा पा जाता है, वहाँ तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं और वो देश विकसित देशों की सूची में शामिल हो जाता है। लेकिन सच पूछिए तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो गरीबी को पूरी तरह से मिटा सका हो। यही वजह है कि कुछ देश जब गरीबी को संपूर्ण रूप से नहीं मिटा पाए तो उन्होंने गरीबी को छुपाने के तरीके अपना लिए। ऐसा ही एक देश है जापान। हालांकि जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है और जापान का ये कहना है कि उनके देश में कोई भी बेघर व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई ऐसा है जिसे गरीब कहा जा सके। साथ ही पूरे जापान में आपको कोई भीख मांगता हुआ इंसान भी नहीं मिलेगा। लेकिन जापान के इस तरह के दावे पूरी तरह से सच नहीं है। जापान में भी गरीब और बेघर इंसान रहते हैं, बस उन्हें छुपा दिया गया है और वो लोग खुद भी छुपकर ही रहना पसंद करते हैं। अपने देश में जापान ने किस तरह का माहौल तैयार कर डाला है कि जापानी लोग खुद को गरीब और बेघर कहलवाना एक तरह की गाली मानते हैं। यानी थोड़े ही सही, लेकिन जापान में भी गरीब लोग निवास कर रहे हैं, किंतु ना ही वो लोग खुद को गरीब मानते हैं और ना ही जापानी सरकार उन्हें गरीब घोषित करने को तैयार है। तो आखिर ये पूरा मायाजाल क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो से आखिरी तक अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जापान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने परमाणु बम जैसे त्रासदीपूर्ण हमले को झेला है। कोई और देश होता तो इस तरह के हमले के बाद सदा के लिए बर्बाद हो चुका होता, किंतु जापान इस विपदा को झेलकर भी पुनः दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा हो पाया है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जो वजह जापानी संस्कृति से जुड़ी हुई है। असल में जिस तरह से हमारे यहाँ अपने माता पिता की सेवा करना, गुरु आदि के पैर छूकर आशीर्वाद लेना एक विशिष्ट भारतीय संस्कृति की पहचान है, उसी प्रकार जापानी लोगों की पहचान उनके कठोर श्रम और ईमानदारी को माना जाता है। जापानी लोगों में केवल खुद के हितों के बारे में सोचना एक तरह का अपराध समझा जाता है। वस्तुतः जापानी लोग समूह विशेष के बारे में सोचते हैं, यानी वो अपने परिवार, गांव, शहर और अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। जापान में शोकन इन स्पिरिट की अवधारणा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि कोई भी काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी लगन और मेहनत से ही किया जाना चाहिए। आपका लक्ष्य पैसे कमाने का नहीं, अपितु कार्य को और बेहतर तरीके से निपटाने का होना चाहिए। इस मानसिकता में आलस्य या काम में लापरवाही को सीधे तौर पर अपमानजनक और अस्वीकार्य माना जाता है। ये गहरी जापानी संस्कृति की ही सोच है कि इस देश के लोग दूसरों पर बोझ बनने को या बेघर होने को एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक मानते हैं। और यह सबसे बड़ा कारण है कि जापानी लोग यदि गरीब भी हैं तो फिर भी वो लोग अक्सर अपनी गरीबी वाली स्थिति को छुपाने की ही कोशिश करते हुए मिलेंगे। यहाँ तक कि लोग अपने दोस्तों, पड़ोसियों या रिश्तेदार आदि को भी अपनी कठिनाइयों के बारे में बताने से कतराते हैं। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन जिस प्रकार से भारत की सरकार फ्री में राशन बांटती है और वो तमाम लोग जो सरकार को गालियां देते हैं उस राशन को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग जाते हैं, इस प्रकार से जापानी लोग कभी भी अपनी सरकार से भोजन आदि की कोई मदद नहीं लेते। जापानी संस्कृति में आत्मनिर्भरता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। लोगों को सिखाया जाता है कि उन्हें अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को खुद ही पूरा करना चाहिए। किसी से मिला हुआ अनाज खाने से बेहतर जापानी लोग भूख से मर जाना पसंद करेंगे। यानी जापानी संस्कृति और जापानी लोगों की सोच इस प्रकार से बन चुकी है कि वो खुद ही अपनी गरीबी को छुपाते हैं। बेघर होने के बावजूद भी ये लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि जापानी सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार उनके देश में मात्र 2000 ही ऐसे इंसान हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है। लेकिन असल सच्चाई ये है कि जापान में बेघर लोगों की संख्या लाखों में है। बस वो बेघर लोग खुद को छुपा कर बैठे हैं ताकि उनका सामाजिक तिरस्कार ना हो। जापान के कोटाबुकी रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले हजारों लोग जो पेशे से दिहाड़ी मजदूर हैं, सबके सब बेघर और गरीब हैं। इन लोगों को प्रतिदिन दिहाड़ी उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार आदि ही अपने मजदूरों की रात के समय ठहरने की व्यवस्था छोटे छोटे कमरों में कर देते हैं। वहीं टोक्यो में सानिया और ओसाका में कामागासाकी नामक इलाके भी गरीब दिहाड़ी मजदूर एवं अन्य बेघर लोगों से भरे हुए हैं। इन बेघर लोगों को आश्रय हेतु कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा रहने के ठिकाने निर्मित किए गए हैं। ये ठिकाने
मात्र 9 से 10 गज के अत्यधिक छोटे कमरों के रूप में हैं, जहां सिर्फ एक चारपाई ही फिट हो सकती है। साथ ही सामने की ओर अलमारी पर एक टेलीविजन रखा होता है और इन लोगों का स्नानघर एवं शौचालय सार्वजनिक होता है। यानी ये लोग जिन परिस्थितियों में रहते हैं वो वाकई में बहुत खराब है। उससे बेहतर होता कि इन लोगों के लिए कहीं खुले इलाके में टेंट आदि लगा दिए जाते, जैसे कि यूरोप और अमेरिका में बेघर लोगों के लिए किया जाता है। लेकिन जापानी सरकार ऐसा नहीं करती और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जापानी गरीब लोग भी अपनी गरीबी का खुले में प्रदर्शन नहीं करते, बल्कि यहाँ के गरीब लोग अपनी गरीबी का प्रदर्शन करने में खुद को बेहद ही शर्मिंदा महसूस करते हैं और उसी शर्मिंदगी के कारण वो छुपकर रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि समूचे विश्व में जापान एक ऐसे देश के रूप में गिना जाता है जहाँ सबसे कम गरीब और बेघर इंसान निवास कर रहे हैं, क्योंकि जो जापानी लोग गरीब और बेघर हैं वो खुद को इस रूप में पेश कर ही नहीं रहे हैं। पूरे जापान में आप कहीं भी सड़क किनारे पड़े हुए लोगों को नहीं देख पाओगे, फिर भले ही उन्हें गत्तों के डब्बों में छुपकर ही सोना पड़े। जी हाँ, जापानी लोग अपनी गरीबी छुपाने के लिए ऐसा भी करते हैं। वो किसी भूमिगत पार्किंग आदि में खुद को गत्ते के डब्बों में छुपाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही उन डब्बों को समेटकर कहीं कोने में रख देते हैं। इन लोगों की एक और खासियत है, आमतौर पर भारत में रहने वाले बेघर लोग मैले कुचेले से दिखाई देंगे, किंतु जापानी लोगों के पास भले ही घर न हो या वो गत्ते के डब्बों में सोते हों, पर वो आपको मैले कुचेले कभी नहीं दिखाई देंगे। सुबह होते ही ये लोग किसी सार्वजनिक स्नान घर में जाते हैं और बढ़िया से नहा धोकर अच्छा परफ्यूम खुद पर छिड़क लेते हैं, ताकि किसी को भी ये पता नहीं चल पाए कि वो लोग गरीब हैं, क्योंकि जापान में गरीब होना शर्मनाक है। जापान में आधिकारिक तौर पर भीख मांगना भी कानूनी प्रतिबंधित है। यहाँ शहरों में सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी बेघर या बेकार इंसान सड़क पर बैठा दिखाई ना दे। यदि किसी व्यक्ति को कोई सरकारी मदद या आवास चाहिए होता है तो उसकी उम्र कम से कम 65 वर्ष होना आवश्यक है। 65 साल से कम आयु का व्यक्ति यदि खुद से कमाकर अपना घर नहीं चला पाता तो जापानी लोग उस व्यक्ति को महा आलसी मानते हैं। जापान में अभी भी इंटरनेट कैफ़े, जिन्हें अक्सर मंगा कैफ़े कहा जाता है, की मौजूदगी है। भले ही भारत जैसे देशों में इंटरनेट कैफ़े दिखाई देना लगभग बंद हो गया हो, लेकिन जापान में इन कैफ़ों ने अपना स्वरूप बदल लिया है। यहाँ लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और रात में बेघर लोग रुकने के लिए भी इंटरनेट कैफ़ेज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को इंटरनेट कैफ़े रिफ्यूजी कहा जाता है। ये कैफ़े को अस्थायी घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ का किराया फ्लैट एवं अपार्टमेंट से सस्ता होता है। अकेले टोक्यो में लगभग 15,000 लोग विभिन्न इंटरनेट कैफ़ों को अपना रात्रि निवास बनाए हुए हैं। जापान के बारे में मैं आपको एक और विचित्र बात बताता हूँ। जापान एक ऐसा देश है जहाँ प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 269 व्यक्तियों का मनोरोग के लिए अस्पताल में इलाज चल रहा होता है, जबकि अमेरिका एवं अन्य यूरोपियन विकसित देशों में ये अनुपात प्रति 1 लाख पर मात्र 25 लोगों का ही है। यही वजह है कि ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान में गरीब और बेघर लोग अक्सर खुद को पागल बताकर पागल खाने में भर्ती हो जाते हैं, ताकि उन्हें सरकारी सुविधा और आश्रय मिल सके। यानी मामला कुछ ऐसा है कि जापान के खुददार लोग खुद को पागल कहलवाना मंजूर कर सकते हैं, लेकिन आलसी, बेघर और गरीब कहलवाना इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप जापानी लोगों की सोच को किस नज़रिए से देखते हैं। हो सकता है कि आप इन लोगों को बेवकूफ़ समझे या फिर मेहनतकश एवं स्वाभिमानी, परंतु जापान के लोगों का ये मानना है कि उनकी ऐसी सोच के ही चलते आज उनका देश परमाणु हमले झेलने के बाद भी मजबूती से दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। हालांकि ये और बात है कि अब विश्व पटल पर मजबूत अर्थव्यवस्था के मामले में जापान तेजी से पिछड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। भला ऐसे स्वाभिमानी नागरिक होने के बावजूद भी जापान के आर्थिक हालात पतले क्यों हो रहे हैं, चलिए ये भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, जापान की सबसे बड़ी और विकराल समस्या है यहाँ की बूढ़ी हो चुकी आबादी। पिछले कई दशकों से जापान में जन्म दर काफ़ी कम रही है। यही वजह है कि जापान में चाहे कुशल श्रमिक हो या इंजीनियर, वो सबके सब आपको बुजुर्ग ही दिखाई देंगे। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 30% ऐसे कामकाजी लोग हैं जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है। कुछ रिपोर्ट तो इसे 40% भी बताती है। वहीं भारत में 55 वर्ष से अधिक कामकाजी लोगों की संख्या मात्र 10%
प्रतिशत ही मानी जाती है, जिस कारण भारत हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। युवा कार्यबल की कमी के कारण जापान की अनेकों कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कुछ दशकों पहले तक पूरे विश्व में तूती बोलती थी, लेकिन अब वो कंपनियां लगातार पीछे छूटती जा रही हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की कंपनियों की ही बात कर लीजिए, सोनी, पैनासोनिक, शार्प एवं तोशिबा जैसी कंपनियां आज श्रेष्ठ कंपनियों की दौड़ में बहुत पीछे रह गई हैं। युवाओं के कार्य क्षेत्र में कमी की वजह से ही नई सोच एवं तकनीक जापानी कंपनियों में अब वैसे शामिल नहीं हो पाती जैसे कि पहले हुआ करती थी, एवं डिजिटल परिवर्तन में यही कमी इन कंपनियों की कार्य क्षमता को प्रभावित कर रही है। और भविष्य में तो जापान की मुसीबतें कम होने की बजाय और भी अधिक बढ़ने वाली है। जापान की जन्म दर पिछले 125 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, जिससे आने वाले समय में कार्यबल में भारी कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2040 तक जापान को बुरी तरह से श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ेगा। जापान के इन लगातार कमजोर होते हालातों का चीन ने जमकर फायदा उठाया है एवं आज पूरे विश्व में तकनीक की मांग को चीन द्वारा पूरा किया जा रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि आने वाला भविष्य चीन के लिए भी कठिन होने वाला है, क्योंकि जापान की ही भांति चीन भी जनसांख्यिकीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। वन चाइल्ड पॉलिसी का चीन पर आने वाले समय में गहरा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि चीनी सरकार ने अब एक बच्चे की नीति को हटा दिया है और सरकार द्वारा अब अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन पिछले कई दशकों से भयंकर प्रतिस्पर्धा झेल रहे चीनी लोग अब खुद ही ज़्यादा बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है, जिस वजह से आंकड़ों के अनुसार 2050 तक चीन में हर 1.6 कार्यवंत व्यक्तियों में से एक रिटायर्ड हो चुका होगा। इसका सीधा मतलब है कि काम करने वाले लोगों की चीन को भारी कमी झेलनी होगी। साथ ही पेंशन तथा स्वास्थ्य देखभाल पर भी दबाव अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसे चीन के आर्थिक विकास हेतु एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। असल में चीनी सरकार को ये उम्मीद थी कि जब तक उनके देश की अधिकांश आबादी बूढ़ी होगी तब तक उनका देश इतना अमीर हो जाएगा कि चीन को किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या ही नहीं रहेगी। किंतु चीन अमीर होने के लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही बूढ़ा होता जा रहा है। वैसे आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि हमारा देश भारत तो पूरे विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी का देश है, तो क्या हमारा आने वाला भविष्य चीन एवं जापान की तुलना में सुनहरा होने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को अपनी युवा जनसंख्या का लाभ आने वाले भविष्य में अवश्य मिलेगा। जापान और चीन जैसे देशों की आबादी जहां बूढ़ी हो रही है, वहां भारत के पास काम करने वाले युवाओं की एक अत्यधिक विशाल संख्या है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। हालांकि ये एक सुनहरा अवसर जरूर है, लेकिन ये कोई सफलता की निश्चित गारंटी नहीं है। भारत को इस अवसर का पूरा लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, क्योंकि सिर्फ युवा होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि युवाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और इस तरह के कौशल की भी आवश्यकता होती है, जो कौशल उन्हें आज के बाजार की जरूरतों के हिसाब से स्थापित कर सके। अगर ऐसा कौशल युवाओं में नहीं है तो यही युवा आबादी देश पर सबसे बड़ा बोझ भी बन जाती है। भारत को हर साल करोड़ों नौकरियां पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि इस विशाल युवा आबादी को सही दिशा मिल सके। अन्यथा युवाओं की यही संख्या बेरोजगारी की एक गंभीर समस्या खड़ी करते हुए देश में सामाजिक और आर्थिक अशांति पैदा कर देगी। ध्यान दीजिए, जापान के लोग उस सोच के व्यक्ति हैं जो यदि गरीब भी होंगे तो भी सरकार से किसी प्रकार की मदद लेना पसंद नहीं करते हैं, जो बेघर भी होंगे तो भी अपने स्वाभिमान का त्याग नहीं करते। ये वो लोग हैं जो हमेशा वक्त से पहले अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं और छुट्टी होने के बावजूद भी कार्य में जुटे रहते हैं, क्योंकि जापानियों ने अपने देश को आगे बढ़ाना ही अपना व्यक्तिगत लक्ष्य बनाए रखा है। कुछ ऐसी ही सोच हम भारतीयों को भी अपने भीतर जगानी होगी, तो ही हमारी युवा आबादी एवं देश को आगे बढ़ने की दिशा में एक सही मार्ग मिल पाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।